Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to this new video in which we are going to read about the President of India। भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्या हम देखेंगे? तो योग्यता एवं अर्हताएं जो होती है राष्ट्रपति की, जो क्वालिफिकेशंस होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर राष्ट्रपति बनने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में, यानी कि वर्क एंड पावर्स के बारे में, क्या क्या उनको पावर्स दिए गए हैं और उनका इस्तेमाल वो किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की जो विधायी एवं कार्यकारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके बारे में देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में, और किस प्रकार से वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर अपना पद खाली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राष्ट्रपति आखिर होते कौन है और उनके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक 52 टू 78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव का वर्णन है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं शासन के 3 अंग होते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम के 3 अंग होते हैं। पहला जो है वो है आपका लेजिस्लेटिव, दूसरा जो है वो है आपका एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो है वो है आपका जुडिशरी। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? वो होता है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानून को लागू करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना, इसीलिए इसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और तीसरा जो जुडिशरी होता है, उसका काम होता है कि यदि कोई कानून का पालन न कर रहा हो तो उसको सजा देना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का वर्णन कहाँ दिया हुआ है? ये भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट के बारे में, और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है इन अनुच्छेदों तक। तो ये याद रखना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 शेड्यूल्स हुआ करते थे, अनुसूचियां हुआ करती थी, और साथ में 22 भाग हुआ करते थे। वर्तमान में यदि बात करें तो 395 अनुच्छेद है। यदि हम लोग जो अनुच्छेदों के पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स के जो सब पार्ट्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए, सब आर्टिकल्स जो हैं उनको छोड़ दिया, जैसे बाद में 4A जोड़ा गया या फिर 4 क जोड़ा गया। ठीक है, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यदि ये इन तरह के पार्ट्स मतलब अनुच्छेदों को छोड़ दिया जाए तो हमारे संविधान में आज भी 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया और 12 अनुसूचियां हो गई, 12 शेड्यूल्स हो गए। और आज के डेट में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं हमारे संविधान में। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, हालांकि इनके बारे में डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के बारे में यदि हम लोग देखें तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के राज्य प्रमुख होते हैं। इनको हम लोग संवैधानिक प्रमुख भी कह सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं। ठीक है, इनको नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है या फिर प्रतीकात्मक प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती है। वास्तविक शक्तियां किनके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये क्या है? वास्तविक प्रमुख है। और ये है हमारे 15वीं राष्ट्रपति जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। और इधर से गृह मंत्री आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हूं किंग मेकर। हालांकि ये जोक सपाट, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं या फिर राज्य के प्रमुख होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय लोकतंत्र है हमारे यहाँ। और संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं और साथ में राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के प्रतीक भी होते हैं, यानी कि सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। संवैधानिक प्रमुख तो होते ही हैं, ये मैंने आपको बताया। और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि
इनके पास वास्तविक रियल पावर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक रूप से, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। जी हाँ, लेजिस्लेटिव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं। यदि संघ में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके बनता है क्या? लेजिस्लेटिव। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कानून होता है, कोई भी जो लॉ होता है, वो कोई भी बिल लॉ तभी बन सकता है जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सब राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 जो है, आर्टिकल 52 जो है, उसमें कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। द हेड ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका प्रयोग वो या तो डायरेक्टली करेंगे या फिर उनके अधीन जो भी आपके पदाधिकारी होते हैं, जो भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, उनके माध्यम से करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं यूनियन के, वो वेस्ट किस में होते हैं? प्रधानमंत्री में ही होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति में ही होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं निर्वाचक मंडल के बारे में। अब राष्ट्रपति हैं तो उनका निर्वाचन होगा, चुनाव तो होगा, इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में यदि हम लोग देखें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये दिया हुआ किसमें है? आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। हर एक आर्टिकल जो है वो आपको याद रखना चाहिए कि किसमें क्या दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये याद रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर से ही होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज है, यही कॉन्सेप्ट है जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो निर्वाचित सदस्य ही होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं होंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं राज्यों के, उनके भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं, यहां पर भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एनसीआर, दिल्ली एनसीआर है और पुदुचेरी है, इन संघ शासित प्रदेशों के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे। और यह जो है आपका 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी वीवीआई पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी आर्टिकल 370 हटाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इसके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। पहले राज्य था तो राज्य के रूप में इसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। अब संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो संघ शासित प्रदेश के रूप में भी इसके जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, ठीक है। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, लोकसभा या फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। और एक चीज और आपको याद रखना है, जहां पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो या फिर नॉमिनेटेड मेंबर हो, कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि एक फैक्ट और आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में 6 ऐसे राज्य हैं, टोटल 6 स्टेट्स हैं, जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहने का मतलब कि एक ऊपरी सदन होता है, एक निचला सदन होता है, ठीक है। तो 6 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से राज्य हैं? थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए ये चीज। यूपी हो गया, फिर आपका हो गया बिहार। यूपी और बिहार दोनों पड़ोसी राज्य हैं, तो याद रखने में आसानी है। इसके अलावा आपका है महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भी दोनों पड़ोसी राज्य हैं, तो ये भी याद रखना आसान है, ठीक है। और एक और ग्रुप आप बना लीजिए इसमें, वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो ये तीन का ग्रुप बना लीजिए और आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सब पड़ोसी हैं, ठीक है। तो यूपी बिहार हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटका और
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हालांकि पश्चिम बंगाल ने भी ऐसा कहा है कि हमें भी चाहिए बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे किस प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है किसी भी राज्य में। ठीक है, चलिए।